सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। मिलकर नई दुनिया, मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज पौने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्र, मुझे यकीन है कि आप सब कभी तो बारिश में खेलने जरूर गए होंगे। आप में से कितने लोगों को बारिश में खेलना अच्छा लगता है? मुझे लगता है कि शायद ही कोई होगा जिसे बारिश में खेलना पसंद ना हो। आप सब कागज की नावें बनाकर पानी में तैराते होंगे, है ना? क्या आप बारिश में खेलने के अनुभव के बारे में बताएंगे? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। बारिश हर जगह होती है, पहाड़ों, वादियों, जंगलों, झीलों, नदियों, गांवों और शहरों में। फिर चाहे वो घास हो, लंबे पेड़ हो, छोटा सा केंचुआ हो या कोई बड़ा जानवर हो या फिर मनुष्य, बारिश से सभी जीव जंतुओं को फायदा होता है। हमें बारिश से कितना फायदा होता है? क्या हम इसके बदले में बारिश को कुछ देते हैं? हम कुछ नहीं देते। क्या बारिश ये उम्मीद रखती है कि हमारी सहायता करने के बदले में उसे भी कुछ मिले? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज की उम्मीद रखे बिना कुछ दे या किसी प्रकार की सहायता करे तो उसे परोपकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, परोपकार का मतलब है किसी व्यक्ति को 1-2 पेंसिलें दे देना क्योंकि उसके पास पेंसिल खरीदने के पैसे नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो परोपकार का अर्थ है जरूरतमंदों को जरूरत की चीजें देना और उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद न रखना। आइए साथ मिलकर कहें। दूसरे शब्दों में कहें तो परोपकार का अर्थ है जरूरतमंदों को जरूरत की चीजें देना और उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद न रखना। क्या इस तरह स्वेच्छा से आपने किसी को कुछ दिया है या आपने किसी व्यक्ति को परोपकार करते हुए देखा है? क्या इस अनुभव के बारे में बताने के लिए 2 छात्र स्वेच्छा से आगे आएंगे? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया। अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरीकों से परोपकार किया जा सकता है। जब कोई जरूरतमंद मदद मांगे तो लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति सामने से मदद ना भी मांगे तो उसकी स्थिति देखकर दूसरों को उसकी सहायता करनी चाहिए।
क्या अब हमें एक गीत गाएं? मेघ जैसे देना मन भर के, मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना मन भर के, मेघ जैसे देना। प्रसन्न करने, प्रसन्न करने, प्रसन्न हो के प्रसन्नता से देना। प्रसन्न करने, प्रसन्न करने, प्रसन्न हो के प्रसन्नता से देना। मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना मन भर के, मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना मन भर के, मेघ जैसे देना। प्रेम भाव से देना, प्रेम भाव से देना, अधिक हो तो प्रेम भाव से देना। प्रेम भाव से देना, प्रेम भाव से देना, अधिक हो तो प्रेम भाव से देना। मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना मन भर के, मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना मन भर के, मेघ जैसे देना। आशीर्वाद से देना, आशीर्वाद से देना, उनके योग्य हो जो आशीर्वाद से देना। आशीर्वाद से देना, आशीर्वाद से देना, उनके योग्य हो जो आशीर्वाद से देना। मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना मन भर के, मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना मन भर के, मेघ जैसे देना। सम्मान से देना, सम्मान से देना, बन पाए उतना सम्मान से देना। सम्मान से देना, सम्मान से देना, बन पाए उतना सम्मान से देना। मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना मन भर के, मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना, मेघ जैसे देना मन भर के, मेघ जैसे देना। बहुत बढ़िया किया, धन्यवाद। इस गीत से हमें यह संदेश मिलता है कि हमसे जितना बन पड़े उतना दान करना चाहिए। दूसरों को खुशी देकर हमें भी खुश होना चाहिए। हमारे पास किसी चीज की कमी ना हो तो हमें खुशी से दान करना चाहिए। अगर हम स्वेच्छा से जरूरतमंदों को दान करेंगे तो हमें संतुष्टि प्राप्त होगी। स्वेच्छा से दान करना चाहिए और उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी होंगी और आपको भी संतोष मिलेगा। साथ मिलकर कहिए, स्वेच्छा से दान करना चाहिए और उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी होंगी और आपको भी संतोष मिलेगा। हमने देखा कि परोपकार का मतलब क्या होता है और हमें परोपकार क्यों करना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे कि हम कौन सी चीजें देकर परोपकार कर सकते हैं। क्या आपने अपने जीवन में कभी दान किया है? क्या आपको लगता है कि केवल अमीर लोग दान कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि जब आप बड़े होकर पैसे कमाने लगेंगे तभी दान कर सकते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। आप भी दान कर सकते हैं और परोपकारी बन सकते हैं। आप किसी भी तरीके से दान कर सकते हैं। दान करने का अर्थ सिर्फ पैसे देना नहीं होता। दान में आप अपनी कोई वस्तु दे सकते हैं, किसी के लिए कोई काम कर सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं इत्यादि। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आप इस तरह से दान कर चुके हैं। अब हम दान के इन तरीकों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। शुरू करने के लिए आइए हम रुपए पैसों के दान के बारे में बात करें।
आपके माता पिता आपको जेब खर्च तो देते ही होंगे, है ना? क्या यह संभव है कि आप उसमें से कुछ राशि बचा सकें? उदाहरण के लिए, अगर आप 1-2 दिन के लिए टॉफी, चॉकलेट ना खाएं या फिर थोड़ी सी दूर जाने के लिए बस में बैठने की बजाय पैदल चलें, तो आप इससे कुछ पैसे बचा सकते हैं। सही है? इसी तरह से बचाया गया पैसा आप दान में दे सकते हैं। कितना सरल है कि नहीं? बेकार के खर्चे कम करके हमें पैसे बचाने चाहिए और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इससे हमें भी संतुष्टि प्राप्त होगी। आइए साथ मिलकर कहें, बेकार के खर्चे कम करके हमें पैसे बचाने चाहिए और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इससे हमें भी संतुष्टि प्राप्त होगी। क्या आप में से किसी ने ऐसा किया है? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बताएंगे? बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया। आइए अब हम चर्चा करें कि हम कौन सी चीजें दान कर सकते हैं। क्या आप इन चित्रों को देखकर एक सूची बना सकते हैं? दान देने वाली चीजों की सूची बनाने के लिए धन्यवाद। आइए अब हम इसके बारे में चर्चा करें। अगर हमें कुछ कपड़े छोटे पड़ गए हों और वे फटे हुए ना हों, तो उन्हें स्वेच्छा से दान कर देना चाहिए। खेलने की चीजें जैसे कि खिलौने, गुड़िया इत्यादि जिन्हें हम काम में न लेते हों, उन्हें दान कर देना चाहिए। जब हम पास होकर अगली क्लास में जाएं, तब पिछली क्लास की पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक, पेन, पेंसिल इत्यादि दान में दे सकते हैं। हम अपने भोजन का कुछ हिस्सा भी किसी भूखे और गरीब इंसान को दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें खुशी से अपने पुराने कपड़े, खिलौने, पुस्तकें, लेखन सामग्री व खाना जरूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। फिर से कहिए, हमें खुशी से अपने पुराने कपड़े, खिलौने, पुस्तकें, लेखन सामग्री व खाना जरूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने अपनी चीजें दूसरों को दान की हैं? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बताएंगे? आपने बहुत अच्छा काम किया। क्या हम जानें कि हम श्रमदान कैसे कर सकते हैं? श्रमदान को सेवा भी कह सकते हैं। क्या आपके स्कूल में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS की गतिविधियां होती हैं? उसमें क्या होता है? हां, उनका मकसद होता है दूसरों की सेवा करना। ऐसे संगठनों के सदस्य समाज सेवा के कार्यों के लिए अपना श्रम और समय देते हैं। क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि आप दूसरों की सेवा किस तरह कर सकते हैं? यहां पर चित्रों द्वारा कुछ संकेत दिए गए हैं। उन्हें देखकर आप अपना जवाब दे सकते हैं। आपने अपनी सूची में ज्यादातर बातें लिख ली हैं। अच्छी बात है। क्या अब हम इनमें से कुछ बातों के बारे में चर्चा करें? आपकी गली, स्कूल या पार्क में जो पेड़ पौधे हैं, उनकी देखभाल करना, गाय से बचाने के लिए
उनके चारों तरफ बाड़ बनाना भी एक तरह की सेवा है, इसलिए इसे परोपकार भी कहा जा सकता है। आपके स्कूल, पुस्तकालय और स्कूल के बगीचे को साफ सुथरा रखने के लिए कुछ लोग रखे गए होंगे, पर स्कूल अधिकारियों से अनुमति लेकर आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। सार्वजनिक पेड़ पौधों की देखभाल करना और सार्वजनिक जगहों को साफ रखना, ऐसी सेवा करना भी एक तरह का परोपकार है, क्योंकि इसके लिए आप श्रम करते हैं। आइए साथ मिलकर कहें, सार्वजनिक पेड़ पौधों की देखभाल करना और सार्वजनिक जगहों को साफ रखना, ऐसी सेवा करना भी एक तरह का परोपकार है, क्योंकि इसके लिए आप श्रम करते हैं। आप में से कितने लोगों ने इस तरह की सेवा की है? क्या एक दो छात्र आगे आकर अपने अनुभव के बारे में सबको बताएंगे? अगर आप में से कुछ लोगों ने निर्णय लिया है कि आप भी इस तरह की सेवा में जुटेंगे, तो कृपया इसके बारे में सबको बताएं। यहां पर आपको मौका दिया जा रहा है कि आप स्वयं सेवा से संबंधित अपने अनुभव बताएं और गर्व महसूस करें। जिन्होंने अब तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, वे दूसरों से प्रोत्साहित होकर इस कार्य में जुटने का निर्णय ले सकते हैं। सेवा द्वारा परोपकार के अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। क्या हम देखें कि अपना समय देकर हम किस तरह से परोपकार कर सकते हैं? कल्पना कीजिए कि आपका एक दोस्त कुछ दिनों से स्कूल नहीं आया। इस वजह से वो पढ़ाई में पीछे रह गया है। क्या आप खेल कूद के समय में से कुछ समय निकालकर उसकी मदद करेंगे? आप ऐसा जरूर करेंगे, है ना? इस तरह से आप दूसरों को अपना समय दे सकते हैं। क्या आप चित्रों के आधार पर एक सूची बनाएंगे कि किस तरह से आप दूसरों को अपना समय दे सकते हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया किया। क्या हम इनमें से कुछ बातों के बारे में चर्चा करें? आपके शहर, गांव या पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों को शायद आपकी तरह अच्छे अवसर नहीं मिले होंगे। उन्हें शायद आपकी तरह स्कूल जाने का मौका भी ना मिला हो। ऐसे लोगों को पढ़ाने में अपना समय देना भी एक तरह का परोपकार है। अपना समय देने का एक और तरीका है अपने से छोटी उम्र के छात्रों को पढ़ाई में मदद करना। अगर उन्हें कोई पाठ मुश्किल लग रहा हो तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। बुजुर्गों और विकलांगजनों के साथ समय बिताना, उन्हें खुशी देना और आराम महसूस कराना भी एक तरह का परोपकार है। दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरों की जरूरतों के लिए समय देना और बुजुर्गों व विकलांगजनों का ध्यान रखना भी परोपकार है। साथ मिलकर कहिए, दूसरों की जरूरतों के लिए समय देना और बुजुर्गों व विकलांगजनों का ध्यान रखना भी परोपकार है। अब कुछ देर के लिए यह विचार करिए कि आप दूसरों को अपना समय कैसे दे सकते हैं। फिर यह संकल्प लीजिए कि आप अब यह जरूर करेंगे। आप में से कुछ छात्र अपने संकल्प के बारे में अन्य छात्रों को भी बता सकते हैं।
अपने संकल्प को पूरा करने के लिए शुभकामनाएं। हमने देखा कि परोपकार का अर्थ क्या है, परोपकार क्यों करना चाहिए, हम दान में क्या दे सकते हैं और सेवा किस तरह से कर सकते हैं। आइए अब जाने कि परोपकार किस तरह करना चाहिए। हम किसी चीज का दान क्यों करते हैं? हम अपनी खुशी बांटने के लिए दान करते हैं और दूसरों को भी खुश करना चाहते हैं। अगर दान लेने वाला व्यक्ति खुश ना हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने सच्चे मन से परोपकार किया है तो दान लेने वाले को भी खुशी मिलनी चाहिए। हमें इस तरह से दान करना चाहिए कि लेने वाले के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। लेने वाले को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वो असमर्थ है। ना ही हमें यह दिखाना चाहिए कि हम उनसे महान हैं। हमें विनम्रता से दान करना चाहिए। क्या हम देखें कि ये किस तरह किया जा सकता है? एक कहावत है, दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसका अर्थ है कि हम दान करें तो उसके बारे में प्रचार नहीं करना चाहिए। विनम्रता से और बिना प्रचार के दान करना ही परोपकार करने का सबसे उचित तरीका है। फिर से कहिए, विनम्रता से और बिना प्रचार के दान करना ही परोपकार करने का सबसे उचित तरीका है। क्या हम अब तक सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? परोपकार का अर्थ है जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करना और बदले में कुछ पाने की आशा न रखना। स्वेच्छा से दान करना चाहिए और उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी होंगी और आपको भी संतोष मिलेगा। बेकार के खर्चे कम करके हमें पैसे बचाने चाहिए और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इससे हमें भी संतुष्टि प्राप्त होगी। हमें खुशी से अपने पुराने कपड़े, खिलौने, पुस्तकें, लेखन सामग्री व खाना जरूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। सार्वजनिक पेड़ पौधों की देखभाल करना और सार्वजनिक जगहों को साफ रखना, ऐसी सेवा करना भी एक तरह का परोपकार है, क्योंकि इसके लिए आप श्रम करते हैं। दूसरों की ज़रूरतों के लिए समय देना और बुजुर्गों व विकलांगजनों का ध्यान रखना भी परोपकार है। विनम्रता से और बिना प्रचार के दान करना ही परोपकार करने का सबसे उचित तरीका है। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक।
नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? बहुत बढ़िया। क्या हम इस सत्र की शुरुआत एक खेल के साथ करें? आप सबको एक पन्ना या कागज दिया जाएगा। पन्ने पर बने खंडों में एक संक्षिप्त विवरण दिया होगा। आपको इस कमरे में मौजूद सभी लोगों से मिलना है और यह देखना है कि खंडों में दिया गया विवरण किस व्यक्ति की योग्यताओं से मेल खाता है। अगर वह विवरण किसी से मिलता है तो आपको खंड में उस व्यक्ति का नाम लिखना है। योग्यताओं के अनुसार आप कितने भी नाम लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर खंड में लिखा है गाना गा सकता है या सकती है, तो आपको उन सभी व्यक्तियों के नाम लिखने हैं जो अच्छा गाते हैं। चलिए खेल शुरू करते हैं। क्या आप खेल चुके? क्या आपने सभी लोगों से मिलकर जानकारी ले ली है? आपके पास जो भी जानकारी है उसे ठीक से देख लें। आपने क्या जाना? हर व्यक्ति में कोई ना कोई योग्यता है। जो गाना गा सकता या सकती है वह कहानी नहीं सुना सकता या सकती। जो अच्छा लिखता या लिखती है वह कोई वाद्य यंत्र नहीं बजा सकता या सकती। जो अच्छी तस्वीरें बना सकता या सकती है वह गा नहीं सकता या सकती, इत्यादि। तो क्या एक व्यक्ति दूसरे से ज्यादा प्रतिभाशाली है? क्या एक व्यक्ति दूसरे से बढ़कर है? कोई भी एक दूसरे से बढ़कर नहीं है। हर एक व्यक्ति में कोई खास प्रतिभा है कि नहीं? इसलिए हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए, है ना? जब आप अपने दोस्त या रिश्तेदारों के घर जाते हैं तब वे आपका स्वागत किस तरह करते हैं? हाँ, मुस्कुराकर। अगर वे खुशी से आपका स्वागत ना करें तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? मुझे यकीन है कि आप वहां नहीं जाना चाहेंगे। उसी तरह जब कोई आपके घर, स्कूल या क्लास में आए तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मुस्कुराकर उनका स्वागत करना चाहिए और खुशी से मिलना चाहिए। दूसरों के प्रति आदर दिखाने के लिए यह पहली चीज है जो हम कर सकते हैं। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? क्या आप में से कोई 2 छात्र स्वेच्छा से इसके लिए आना चाहेंगे? आप घर में टीवी पर अपना पसंदीदा कार्टून देख रहे हैं। तभी आपके एक पड़ोसी आपके पापा से मिलने आते हैं। आप क्या करेंगे? टीवी देखते रहेंगे और पड़ोसी पर ध्यान नहीं देंगे। आप कहेंगे कि पापा अंदर हैं, कृपया इंतजार कीजिए, और टीवी देखने में जुटे रहेंगे। पड़ोसी का स्वागत करेंगे, उन्हें बैठने को कहेंगे और अंदर से अपने पापा को बुलाने जाएंगे। क्या अब आप यह अभिनय करके दिखाएंगे? आपको इन तीनों परिस्थितियों का अभिनय करके दिखाना है। अच्छा अभिनय किया आप सबने। क्या आपने ध्यान दिया कि तीनों परिस्थितियों के बीच में क्या फर्क था? मगन होकर टीवी देखना और पड़ोसी पर ध्यान ना देना, इसका मतलब है मेहमान का अनादर करना। पड़ोसी से कहना कि पिताजी अंदर हैं, कृपया इंतजार कीजिए, और टीवी देखने में जुट जाना भी ठीक नहीं है। इससे हम पड़ोसी पर ध्यान तो दे रहे हैं पर उनका पूरा आदर नहीं कर रहे हैं। सबसे उचित तरीका है पड़ोसी का ठीक से स्वागत करना, उन्हें बैठने को कहना और अपने पापा को बुलाकर लाना। जब आप किसी के घर पर जाएं
तब आप उनसे किस तरह का व्यवहार चाहेंगे। अगर वे आपका आदर नहीं करें या फिर आपकी परवाह नहीं करें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जाहिर है कि आप चाहेंगे कि वे आपका आदर करें। इस तरह सभी लोग यही आशा रखते हैं कि उनका आदर किया जाए। इसलिए हमें दूसरों के साथ उसी तरह पेश आना चाहिए जिस तरह के व्यवहार की उम्मीद हम उनसे करते हैं। आइए यह साथ में कहें। हमें दूसरों का आदर उसी तरह करना चाहिए जिस तरह हम चाहते हैं कि वे हमारा आदर करें। क्या मैं अब आपको एक कहानी सुनाऊं? एक स्कूल का वार्षिक महोत्सव होने वाला था। कुछ छात्रों को एक नाटक करने के लिए कहा गया। उन्होंने एक ऐतिहासिक नाटक करने का निर्णय लिया और वे इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि हर एक छात्र कौन सा किरदार निभाएगा। एक नाटा और सांवला लड़का राजा बनना चाहता था। दूसरों ने यह कहकर उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया कि वह राजा का किरदार निभाने के लिए बहुत ही नाटा और सांवला है। उन्होंने उस लड़के का मजाक उड़ाया। उन लोगों ने यह भी तय किया कि कौन से छात्र को राजा का किरदार निभाना चाहिए। नाटक का अभ्यास शुरू हो गया। जिस व्यक्ति को राजा के किरदार के लिए चुना गया था वह ठीक से अभिनय नहीं कर पाया। इसलिए उन्होंने कई लोगों को राजा के किरदार के लिए आजमाया। कोई भी ढंग से नहीं कर पाया। तब उस नाटे और सांवले लड़के ने आग्रह किया कि उसे एक मौका दिया जाए। आखिरकार वे सब लोग यह सोचकर मान गए कि अभी तो केवल नाटक की तैयारी हो रही है। उस छात्र ने राजा का किरदार इतने प्रभावशाली ढंग से निभाया कि दूसरे तो देखते ही रह गए। शिक्षक ने राजा का किरदार निभाने के लिए उस नाटे व सांवले लड़के को चुन लिया। इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है? राजा के किरदार को ढंग से निभाना बहुत कठिन होता है। किसी के रूप रंग के आधार पर हमें उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। उस नाटे और सांवले लड़के को राजा बनाकर शिक्षक ने गलती की। इसमें कोई शक नहीं है कि नाटे और सांवले लड़के को राजा बनाकर सही निर्णय लिया गया। अगर कोई व्यक्ति प्रभावशाली है तो वह राजा का किरदार अच्छी तरह निभा सकता है। इसलिए कहानी का मुख्य संदेश इन दो विकल्पों में नहीं बताया गया है। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि हमें वेशभूषा, उम्र या रूप रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आइए साथ में कहें, हमें वेशभूषा, उम्र या रूप रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्या हम अब एक गाना गाएं?
नीच नहीं है जग में कोई भी, संस्कारों से ही अपनी पहचान है। ऊंच नीच नहीं है जग में कोई भी, आकार कद आए वर्ण मातृभाषा और जन्मभूमि, रंग रूप जाति धर्म चाहे व्यवसाय हो कोई, ऊंच नीच नहीं है जग में कोई भी, संस्कारों से ही अपनी पहचान है। ऊंच नीच कोई नहीं, स्त्री पुरुष अमीर गरीब, साहूकार किसान या फकीर, सब ही एक समान है, यही तो मूल्य ज्ञान है। भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं, आकार कद आए वर्ण मातृभाषा और जन्मभूमि, रंग रूप जाति धर्म चाहे व्यवसाय हो कोई। आप सभी ने खुशी से गाया है ना? क्या आपने गाते समय गीत के संदेश पर ध्यान दिया? किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी वेशभूषा, उम्र, लंबाई, रंग रूप, राष्ट्रीयता, भाषा, लिंग या संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये सब भिन्नताएं तो स्वाभाविक हैं। हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए और भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर विभिन्नता प्रकृति का नियम है, तो हम जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव क्यों करें? सभी के साथ समानता की भावना रखना उचित व्यवहार होता है। सही है ना? जैसे कि गाने में बताया गया है, हमें वास्तविक जीवन में भी इन बातों पर अमल करना चाहिए और सभी का आदर करना चाहिए। हमने देखा कि हमें दूसरों का आदर क्यों करना चाहिए। अब हम इस बात पर ध्यान देंगे कि दूसरों का आदर किस तरह से किया जाए। आइए इस बात को समझने के लिए हम एक कार्यकलाप करें। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने एक कहानी लिखने में आपकी मदद की और उस कहानी के लिए आपको स्कूल में पुरस्कार भी मिला। क्या पुरस्कार मिलने के बारे में उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताना जरूरी है? आपको क्या लगता है? उन्हें यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कहानी उन्होंने लिखी थी, पर कहानी को पढ़कर मैंने सुनाया और मुझे पुरस्कार मिला, इसलिए इसका श्रेय मुझे भी मिलना चाहिए। उन्हें ये बात जरूर बतानी चाहिए। मैं उन्हें वह पुरस्कार भी बताऊंगा या बताऊंगी ताकि उन्हें खुशी मिले। ऐसा सोचना अनुचित है कि उन्हें पुरस्कार मिलने के बारे में नहीं बताना चाहिए। इससे पता चलता है कि आप दूसरों के द्वारा मिली मदद का आदर नहीं करते हैं और उनके योगदान का श्रेय भी उन्हें नहीं देना चाहते। यह जवाब उन्हें ये बात जरूर बतानी चाहिए। मैं उन्हें वह पुरस्कार भी बताऊंगा या बताऊंगी ताकि उन्हें खुशी मिले, उचित है। इससे
पता चलता है कि आप दूसरों का आदर करते हैं और उनसे मिली मदद के लिए आभार भी प्रकट करते हैं। क्या आप दोनों छात्र यहाँ आकर उस बुजुर्ग व्यक्ति और उस बालक के बीच हुई बातचीत को अभिनय के द्वारा दर्शा सकते हैं? आपको वह दृश्य दिखाना है जब बालक पुरस्कार लेकर आता है और अपने बुजुर्ग पड़ोसी को वह पुरस्कार दिखाता है। धन्यवाद, आपने अच्छी तरह अभिनय किया। लोगों के योगदान को स्वीकारने से और उनकी सराहना करने से उन्हें खुशी मिलती है। दूसरों को सराहना भी तो उनके आदर करने का एक तरीका है। जब आप किसी को सराहते हैं तब आप क्या करते हैं? आप उन्हें बताते हैं कि आप उनका आदर क्यों करते हैं। इसी तरह दूसरे भी आपको बताते हैं कि वे किन कारणों से आपका आदर करते हैं। तो आप यह कई तरीकों से कर सकते हैं। अपनी माँ के जन्मदिन पर उनके लिए तोहफा लाकर उन्हें आश्चर्यचकित कर दें और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दें। मेहमानों का स्वागत खुशी से करें और उनका कोई सामान हो तो उसे उठाने में उनकी मदद करें। बुजुर्गों से अच्छे स्वर में बात करें, उनसे नजरें मिलाएं और मुस्कुराकर बात करें। दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरों का आदर करने के लिए हम उनकी सराहना कर सकते हैं, उन्हें कोई तोहफा दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनके साथ अच्छी तरह बात कर सकते हैं। आइए, क्या हम इसे साथ में कहें? दूसरों के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए हम उनकी सराहना कर सकते हैं, उन्हें कोई तोहफा दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं और उनके साथ शिष्टता से बात कर सकते हैं। आइए, इस बात को बेहतर रूप से समझने के लिए हम एक और कार्यकलाप करें। आप एक चक्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत प्रयास किया, पर आपसे वह चक्र नहीं बना। आपकी बहन, जो आपसे 3 साल छोटी है, वह आपको देख रही थी। उसने आपकी मदद करने का सुझाव दिया। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं कहूँगा या कहूँगी धन्यवाद। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मुझे खुशी होगी। मैं कहूँगा या कहूँगी मैं तुमसे बहुत बड़ा या बड़ी हूँ। इतनी कोशिशों के बावजूद जब मैं नहीं कर पाया या पाई तो तुम कैसे करोगी? मैं कहूँगा या कहूँगी मैं चक्र नहीं बना पाया या पाई, इसलिए तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं तुमसे बहुत बड़ा या बड़ी हूँ। इतनी कोशिशों के बावजूद जब मैं नहीं कर पाया या पाई तो तुम कैसे करोगी? यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कम उम्र होने के कारण आप उसकी योग्यता पर शक कर रहे हैं। मैं चक्र नहीं बना पाया या पाई, इसलिए तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। यह जवाब भी उचित नहीं है। इससे पता चलता है कि आप अपनी बहन को गलत समझ रहे हैं और उसके अच्छे इरादे की कद्र नहीं कर रहे हैं। उचित जवाब है धन्यवाद।
अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मुझे खुशी होगी। इससे पता चलता है कि आप सबका आदर करना जानते हैं और उम्र के आधार पर भेदभाव नहीं करते। और किसी ने आपकी मदद की हो तो आप उसका आभार भी मानते हैं। अब आपको जोड़ियां बनाकर बैठना है और ऐसे अनुभवों के बारे में बात करनी है जब किसी का आदर करने के लिए आपने उनकी प्रशंसा की हो, उन्हें कोई तोहफा दिया हो, उनकी मदद की हो या फिर उनके साथ विनम्रता से पेश आए हो। इसके बाद कुछ छात्र अपने अनुभवों के बारे में कक्षा के बाकी छात्रों को भी बता सकते हैं। अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। आपको इसी तरह लोगों का आदर करते रहना चाहिए। क्या अब हम अगले कार्यकलाप पर चलें? आप सब अपने नाम जोर से बोलिए। अपने नाम जोर से बोलकर खुशी हुई ना? अच्छी बात है। क्या इतनी खुशी तब भी होती जब कोई आपको चिढ़ाने वाले नाम से बुलाता? क्या आपने दूसरों को चिढ़ाने के लिए उन्हें कोई नाम दिए हैं? आप में से ज्यादातर लोगों ने ऐसा किया है ना? आपने दूसरों को ये चिढ़ाने वाले नाम किस आधार पर दिए हैं? क्या आप बता सकते हैं? आपको किसी का भी चिढ़ने वाला नाम बोलकर नहीं बताना है। आपको बस यह सोचना है कि आपने दूसरों को ऐसे नाम किस आधार पर दिए हैं। मुझे यकीन है कि आप सब ने इस बारे में ठीक से सोच लिया होगा कि चिढ़ाने वाले नाम किस आधार पर दिए जाते हैं। आप उनके नाम रंग रूप, वेशभूषा, आदतें इत्यादि के आधार पर उन्हें चिढ़ाने वाले नाम देते हैं और इन बातों के लिए आपको भी चिढ़ाने वाले नाम दिए जाते हैं। सही है ना? क्या आपको ऐसे नाम दिए गए हैं? आपको कैसा लगा था जब किसी ने आपको चिढ़ाने वाले नाम से पुकारा था? आपने सोचा होगा कि उस व्यक्ति को एक टक जवाब दे दें जिसने आपको चिढ़ाने वाले नाम से पुकारा। आपको उस व्यक्ति पर गुस्सा आया होगा और आपने सोचा होगा कि अब उससे कभी बात नहीं करेंगे। पर मैं यह सब नहीं जानना चाहती। मुझे यह मत बताइए कि आपने क्या किया। मैं यह जानना चाहती हूँ कि जब किसी ने आपको चिढ़ाने वाले नाम से बुलाया तब आपको कैसा महसूस हुआ। आपको जोड़ियां बनाकर बैठना है और अपने साथी को यह बताना है कि जब किसी ने आपको चिढ़ाने वाले नाम से बुलाया तब आपको कैसा महसूस हुआ। अपनी भावनाएं बताने के लिए शुक्रिया। जब किसी को चिढ़ाने वाले नाम से बुलाया जाता है तब वह बहुत अपमानित महसूस करता है। इस वजह से उसे रोना आ जाता है या फिर गुस्सा आता है। वह उस व्यक्ति से घृणा करने लगता या लगती है जो उसे चिढ़ाने वाले नाम से बुलाता है। वह उस व्यक्ति से बचता या बचती, रहता या रहती है और उससे बात नहीं करना चाहता या चाहती। चिढ़ाने वाले नाम देना ना तो खुशी की बात है और ना ही आदर की। क्या हम एक प्रतिज्ञा लें
कि हम अब किसी को भी चिढ़ाने वाले नाम नहीं देंगे। अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर रखिए, कंधों को सीधा करिए, सीधे खड़े हो जाइए, सामने देखिए, एक लंबी सांस लीजिए। अब मैं प्रतिज्ञा में जो कहूं उसे दोहराइए। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति रंग रूप, लंबाई, वेशभूषा, आदत, भाषा, राष्ट्रीयता या संस्कृति के कारण छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी एक समान है। आज इस दिन से मैं सभी के साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा या करूंगी जैसा व्यवहार मैं उनसे चाहता या चाहती हूं। मैं किसी को भी चिढ़ाने वाले नाम देकर या उन नामों से उन्हें बुलाकर उनका अनादर नहीं करूंगा या करूंगी। क्या हम इस क्लास में सीखी हुई सारी बातें लिख लें? मैं चाहती हूं कि आप सब बारी बारी से मुझे सीखी हुई बातें बताते जाएं। हर व्यक्ति के गुण और प्रतिभाएं अनोखी होती हैं। कोई भी एक जैसा नहीं होता, इसलिए गुणों के आधार पर कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे व्यवहार की उम्मीद हम उनसे रखते हैं। हमें उम्र, रंग रूप, लंबाई, वेशभूषा, आदत, भाषा, राष्ट्रीयता या संस्कृति के आधार पर किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हम दूसरों के प्रति अपना आदर प्रकट करने के लिए उनकी सराहना कर सकते हैं, उन्हें तोहफे दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं और उनके साथ शिष्टता से बात कर सकते हैं। दूसरों को चिढ़ाने वाला नाम देने से उनका अनादर होता है और उनके मन को ठेस पहुंचती है। इन सभी बातों की सूची बनाने के लिए धन्यवाद।